ये वो बच्चे हैं, आप दोनों नौकरी लग चुके हैं और आपके कुछ बड़े सपने, आप आगे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 18 की भर्ती में भी बैठे, 21 की भर्ती में भी बैठे, 23 में भी बैठे और 25 में बैठने जा रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे। तो ये बच्चे, इनको नौकरी लगना है, आप कृषि पर्यवेक्षक बने हुए हो, तो आप इन बच्चों को 7 महीने का टाइम है। तो मैं इन बच्चों की तरफ से सवाल आपको पूछता हूँ, जैसे जनरल बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, अगर नौकरी लगना है तो कितने घंटे पढ़ने की हमारी नौकरी लग जाए? कॉमन क्वेश्चन है, इसका आप क्या जवाब दोगे? जैसा कि सर आप अभी पहले बता रहे थे कि 6 घंटे यदि क्लास चलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, छः बिल्कुल। घंटे क्लास लेने के बाद जो आपको सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया गया है अलग अलग सब्जेक्ट में, बिल्कुल। उनको पढ़ने के लिए आपके पास प्रॉपर कम से कम 6 घंटे उधर आपने यदि क्लास में दिए हैं, तो उसका 1.5 गुना टाइम यानी कि लगभग 8-9 घंटे आपको पढ़ाई पढ़ना के चाहिए। उस सब्जेक्ट मैटर को वापस रिवाइज करने के लिए और कंटेस्ट करने के लिए। अब एक तो होता है पढ़ना और होता है कंटेस्ट करना, मतलब याद कोई करना। पूछ ले हाँ। कि हाँ ये शब्द कहाँ लिखा हुआ था, किस लाइन में लिखा हुआ है या किस पेज में लिखा हुआ है, जब जाके जब जाके अपना पेपर पूरा अच्छे से सोल्व हो पाता है। अच्छा। तो इसलिए जैसा आपने सर ने बताया था अभी कि 6 घंटे क्लास चलती है, तो कम से कम आपसे मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि 1.5 गुना टाइम तो आपको उसको रिवाइज करने के लिए भी देना है। बहुत बढ़िया, मतलब आपका कहने का मतलब है बच्चे को 15-16 घंटे टाइम निकालना चाहिए, हाँ, जो अगर खाली तैयारी कर रहा तो। जिसका मकसद है पढ़ाई करना और जो एक प्रकार से ये सोच के चल रहा है कि मेरे को इसमें सिलेक्शन लेना है, जी। तो उसको प्रॉपर कम से कम 16 घंटे तो रोज की पढ़ाई करनी है। आपका ये मानना है कि इतना निकालना चाहिए? हाँ, जैसे 6 घंटे उसने पढ़ाई ऑनलाइन उसने पढ़ा है या ऑफलाइन बैच में जाके उसने क्लासरूम में पढ़ाई करी है, तो हाँ। उसके बाद 8-9 घंटे 9 घंटे तो कम से कम उसको पढ़ाई के देना लिए चाहिए। देना है। हाँ। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं, इनके लिए बताना चाहूंगा, ये बच्चा जो बोल रहा है आपके पास, ये दोनों बच्चे 2018 के अंदर मेरे पास क्रैश कोर्स में आए थे। केशव राय पाटन के छोटे छोटे बच्चे दोनों। दोनों मुझे पता है प्रताप हॉस्टल में लगभग ये 12 या 11 नंबर रूम के आसपास, 9 नंबर रूम के आसपास रहते थे। शाम को जब मैं विजिट करने हॉस्टल में जाता, तो मुझे मेरे पास एक बार दिन में सूचना आई कि सर, अपने प्रताप हॉस्टल में 2 बच्चे ऐसे हैं जो खाना नहीं खाते, शाम का एक ही टाइम खाना खाते हैं। फिर मैंने पता किया कि भाई, इन बच्चों से जाके मिला कि भाई बेटा, शाम को खाना क्यों नहीं खाते हो आप? खाना तो खाना चाहिए। तो इन बच्चों का जवाब था कि सर, हम शाम को खाना खाते हैं तो जल्दी नींद आ जाती है। तो सर, क्रैश कोर्स में आए हैं, 40-45 दिन की तो बात है सर, हम थोड़ा सा अगर दम लगाएंगे तो एक बार पेपर निकाल लेते हैं, पूरी उम्र खाना ही तो है। ये बच्चा क्रैश कोर्स में पढ़ के कहाँ सेलेक्ट हुआ, बताना इनको। राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आर से उदयपुर में आर सिलेक्शन। से उदयपुर में क्रैश कोर्स में सेलेक्ट हुआ बच्चा ये। कोई छोटी बात नहीं है। दोनों भाई, एक ही परिवार के दोनों भाई, दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, दोनों जो है सुपरवाइजर लगे। तगड़े मेहनती बच्चे हैं। सरकारी स्कूल से ये बच्चे जो है 12th करके आए, जो मुझे याद आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ सर, 12th में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी थी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी और क्रैश कोर्स में आके आर से उदयपुर में आ गए। छोटी बात है क्या? लेकिन डेडिकेशन देखो, वो 18 में 12 करते हैं, खाना नहीं खाते। अभी तो अपने को कहीं खाने का मौका मिलता है, कहीं फीस लेते हैं, तो अपन यूं सोचते हैं अच्छा 6,500 ले रहे हैं, बल बिल्कुल 7-7,500 का तो हिसाब कर ही देंगे यूं। एक तो वो दिमाग में रखते हैं, एक अपन ये दिमाग में रखते हैं कि भाई अपने को जो है पेपर निकालना, अपना टारगेट पेपर निकालने का है। तो इसके लिए मुझे इतना टाइम निकालना, इतना टाइम निकालने के लिए मुझे खाने में भी अगर कटौती करनी पड़े तो भी करूंगा, क्योंकि मैं लेट नाइट तक पढ़ूंगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर निकाला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं, आपने देखा होगा, तो आजकल सोशल मीडिया पे भी बिजी रहते हैं। तो सोशल मीडिया, घर आना जाना, मतलब रिश्ते निभाना, पढ़ाई करना, सब एक साथ मैनेज करके चलते हैं, ऊपर से फोन और चलाना। तो आप फोन से रिगार्डिंग बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सर जैसा कि अभी भर्ती आई है तो 1100 पोस्ट पे भर्ती आई है। बिल्कुल। एक अच्छा सा बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि फ्यूचर में तो मेरे को इतना अच्छा मौका सामने दिख नहीं रहा है। इतना अच्छा मौका मतलब मिला आप ये है। कहना चाहते हो आने वाले टाइम में ज्यादा वैकेंसी आएगी नहीं? सर रेगुलर भर्ती चल रही है, 18 में अच्छी पोस्ट आई है, फिर 21 वाली भर्ती में काफ़ी अच्छी पोस्टें थी, बिल्कुल। फिर वापस रेगुलर भर्ती वापस आ गई 22 वाली या बिल्कुल। 2024 वाली, हम्म। और ये भर्ती वापस 1100 पोस्टों पे काफ़ी अच्छी पोस्ट दी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। पोस्टों को देखते हुए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को सामने देखते हुए, तो अपने घर को यदि आप 7 महीने छोड़ सकते हो बिल्कुल। तो छोड़ो और अच्छी मेहनत करो। बाकी मोबाइल वाली सर ने बोला कि सोशल मीडिया के संपर्क में रहना है कि नहीं रहना है, बिल्कुल। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी को यही जानकारी देना चाहता हूँ कि अपने सोशल मीडिया में संपर्क में नहीं रहना। बाकी मोबाइल यदि यूज करते हो तो मोबाइल का यूज उसी दिशा में करना है जो अपन को सुपरवाइजर कृषि परीक्षा में सिलेक्शन के लिए उस दिशा में आगे बढ़ाए। बहुत बढ़िया। जैसे कि कोई यदि क्वेश्चंस का वीडियो बना हुआ है
या फिर पुराने ओल्ड पेपर का वीडियो बना हुआ है, या बिल्कुल फिर अपन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसमें टेस्ट देवें, बिल्कुल तो उससे अपन को काफी सपोर्ट मिलेगा। अपन को पता चलेगा कि अपना कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, ताकि बिल्कुल। अपन अपने वीक जो टॉपिक है उसको अपन अच्छा कर सकें और अच्छा मार्क्स अपन ला बहुत सकें। बढ़िया। इसका कहने का मतलब सारांश में सीधा सा ये है कि मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखो, और अगर ऑन करते हो तो आप ऑन करने के बाद में वो मोबाइल अगर आपको उस वैकेंसी को क्लियर कराने के लिए, आपको एग्जाम क्लियर कराने के लिए आगे की तरफ ले जा रहा है, मतलब फोन ऑन होते ही आपको उधर फायदा मिल रहा, तो ऑन ज्वाइन करो। इसका मतलब ये हुआ कि फोन तभी आप ओपन करो उसको एज ए क्लासरूम, मतलब यूट्यूब पर कोई वीडियो देखो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, हिंदी जीके इनका हो, ऐसे नहीं हर कुछ ही देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, रील देखने पर क्या वहां नंबर बढ़ेंगे, तो नहीं बढ़ेंगे, तो फिर फोन गलत है। और कोई बच्चा अगर ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसको कोर्स को लेके पटको मत, रॉयल का कोर्स ले लिया नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, भ्रम में मत रहना। मैंने जो बताया सिस्टम, जो बच्चा बोल रहा है 15-16 घंटा जो देगा उसका नंबर आएगा, बाकी तो उम्र निकल जाएगी आपकी, ध्यान रखना। इसलिए फोन को केवल और केवल एज ए क्लासरूम काम में ले, इसके अलावा इस फोन का कोई यूज नहीं है, हकीकत है ये बात। अच्छा, हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि कृषि पर्यवेक्षक जब बन जाते हैं तो असल में हमें क्या काम करना पड़ता है, तो क्योंकि आप दोनों भाई काम करते ही हो किसानों के लिए, तो क्या काम रहता है मेजर? कृषि विभाग में सर कृषि पर्यवेक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अच्छा क्योंकि इसमें जो कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को धरातल पे ले जाके किसानों तक पहुंचाने का काम जो काम करते हैं कृषि पर्यवेक्षक ही करते हैं। बहुत और बढ़िया। किसानों को नॉलेज देना कि अभी सरकार के द्वारा ये निम्न स्कीम या विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही है, आप इनका फायदा लेवें। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यदि कृषि विभाग में है, सबसे महत्वपूर्ण ये भूमिका यदि कृषि विभाग में किसानों को यदि किसी योजना की जानकारी लेनी है या फिर किसी योजना का फायदा लेना है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक की। तो कुछ ऐसी ऐसे काम जो कृषि पर्यवेक्षक जनरल वे में करता है, देसी भाषा में ये समझ जाइए। कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक का काम है मुख्य रूप से जो भी डीबीटी स्कीम, जो भी स्कीम योजनाएं चलाई जा रही है, जी। उन योजनाओं की जानकारी देना, और कृषि विभाग में जो किसान हैं उनको किसानों को सरकार के द्वारा जो एक दो अच्छी, योजना मैं यूं पूछना था, एक दो जैसे कौन सी योजना है ऐसी? जैसे हाई वैल्यू, मतलब ये जैसे बहुत सारी तारबंदी वाली स्कीम चला रखी है सरकार ने, अच्छा आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए वायर फेंसिंग की स्कीम चला रखी है। अच्छा। बाकी किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम की और ड्रिप सिस्टम की जो स्कीम चला रखी है, उन योजनाओं की किसानों को जानकारी देना, ताकि वो कम से कम पानी में अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और जो कृषि विभाग के द्वारा किसानों को जो अच्छी क्वालिटी का जो हाई वो बीज बीज दिया सीड। जाता है, सीड दिया जाता हाँ, है, वो उसको वितरित करना और किसानों को लाभान्वित करना। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा यूं बच्चे जानना भी चाहते हैं कि नौकरी तो लग जाएंगे लेकिन पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी क्या रहती है इनकी जनरली? सैलरी सर अच्छी है, ऐसे चॉइस ऑफ ग्रेड पे लेवल 5 की जॉब है, अच्छा जो अपने अभी वर्तमान में पटवारी और वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और कृषि पर्यवेक्षक तीनों का वेतनमान एक ही है, तो अच्छा। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। बहुत बढ़िया। सैलरी लगे जैसे प्रोविशन टाइम में क्या मिलती है, और उसके बाद में 2-1 साल बाद में क्या मिलती है, जनरल वे में ये जानना चाहेंगे बच्चे। सर प्रोबेशन पीरियड में शुरू का जो 2 साल का परीक्षा काल होता है, प्रोबेशन पीरियड, उसमें हाँ। तो सैलरी 13,460 रुपये पर मंथ मिलती है। अच्छा। बाकी प्रोबेशन के बाद 32,000 रुपये पर मंथ अभी सैलरी चल रही है सर, मतलब 2 साल बाद। अच्छा खासा पेमेंट काफ़ी मिलता है। काफ़ी अच्छा पेमेंट है, और ऐसे जॉब भी अच्छी है। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ऐसा काम मतलब रोज़ जाना है, बस किसानों से मिलना है, प्रॉपर किसान सेटिस्फाइड होने चाहिए। हाँ, किसान का काम होना हाँ, चाहिए। किसान संतुष्ट होने मतलब चाहिए कि इसको हाँ। दूसरी भाषा में पूछता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी परिस्थितियां ऐसी है कि उनको नौकरी करना उनकी मजबूरी है, लेकिन वो हायर स्टडी भी करना चाहते हैं, मतलब अच्छी और कोई वैकेंसी उनको मिल जाए तो उसकी तरफ वो तैयारी करना चाहते हैं। तो कुछ जैसे कोई बैंक में जॉब लग गई, तो बैंक में पता चला कि सुबह 8, मतलब नियमानुसार तो 10 बजे से 5 बजे की ड्यूटी है, लेकिन 8 बजे तक बैंक में आदमी लगा रहता है, क्योंकि उसका काम इस तरीके से है, इतना हेक्टिक है कि आदमी को घर पे जाने के सोने के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो आप वाली जॉब में क्या बच्चा साथ के साथ दूसरी अच्छे एग्जाम की और इससे बढ़िया तैयारी कर सकता है वो नौकरी करते हुए? नौकरी करते हुए यदि तैयारी करने का मौका यदि मिलता है, तो सबसे अच्छा मौका इसमें मिलता है, टाइम अच्छा मिलता है, क्योंकि 5 डे वीक होता है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन तो मिल ही रहे हैं, तो महीने में 10 दिन तो हो ही गए, क्योंकि दो प्रत्येक वीक में 2 दिन आ रहे हैं तो 8 दिन हो गए, बाकी 2 दिन की छुट्टी कोई सी भी अपने अवकाश आता है, अच्छा। हॉलीडे आता है, बाकी कोई सा भी,
तो 10 दिन तो वैसे वो हो गए, तो 10 दिन तो आराम से महीने के वो पढ़ाई कर सकता है। बाकी वैसे जैसे मान लो वो किसी भी स्कीम की जानकारी देने जाते हैं किसान को, तो आराम से टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, आराम से वो सुबह पढ़ाई करें और थोड़ा लेट जाएं और तो पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम अच्छा निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोले। अब अंकित से कुछ क्वेश्चंस के सवाल आंसर जानना चाहूंगा। अंकित जैसे बच्चे पेपर करे करना चाहते हैं तो इनके दिमाग में रहता है कि मैं हिंदी पढ़ूं, जीके पढ़ूं, मैं एग्रीकल्चर पढ़ूं। तो आप क्या कहोगे कि नौकरी लगने में मेजर जो है किसका विशेष रूप से योगदान होता है कि वो सब्जेक्ट तो बच्चे की स्ट्रोंग होनी चाहिए? सर मेजर रोल तो हिंदी और सामने जीके देखें, का है सर। हिंदी और जीके का आपका ये मानना है? हिंदी के ऊपर पूरा फोकस करना है सर, अच्छा और फिर सेकंड पे जीके पे। अच्छा, हिंदी का सबसे बड़ा रोल है। हिंदी का बड़ा रोल है, बहुत बढ़िया। और सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि 22 वाली शायद आप वाली भर्ती थी वो, जिसमें हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आया था, काफी हिंदी का पेपर सबसे हार्ड था सर, है ना? हाँ, उसका लेवल था पेपर का। और इस बच्चे की ऑल राजस्थान 4th रैंक है, जनरल कैटेगरी में इस बच्चे की 4th रैंक है। और इनको पता है अच्छे से भाई किस तरीके से पेपर आया था। हिंदी जो बच्चे हैं, हिंदी में बिंदी आ जाती है कई बार, थोड़ा सा ढंग से ध्यान नहीं देते, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है बेटा। और आप ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, और 100 के अंदर 20 क्वेश्चन छोड़ने के बाद में अगर 80 क्वेश्चन भी आप काट पीट के कर लेते हो तो आज तक 240 लगभग कट ऑफ गई नहीं है। हाँ। 8 चौक 32 होगी, मतलब इतनी 8 कट त्रिक ऑफ जाती 24, नहीं है सर। 240 नंबर कट ऑफ गई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 80 क्वेश्चन आप करना सीख जाओ, तो उसके लिए शायद टेस्ट का वेटेज रहता होगा। आप क्या कहना चाहोगे टेस्ट के लिए? बताइए बच्चों को भाई टेस्ट की क्या भूमिका रहेगी विशेष तौर पे? जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि इसमें कट ऑफ कोई ज़्यादा खास जाती नहीं है, बिल्कुल क्योंकि हमारी भर्ती थी उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, क्योंकि कृषि विभाग में यदि कृषि प्रेक्षक की कोई यदि भर्ती आई है बम्पर, तो हाँ, हमारी भर्ती थी सबसे बम्पर भर्ती। सही बात है बाकी ये जो सेकंड इसके बाद जो भर्ती आई काफ़ी कम पोस्ट थी, जी, तो हमें इस प्रकार से थोड़ा अनुमान हम लगा रहे थे कि कट ऑफ इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगी, बिल्कुल लेकिन कट ऑफ में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं आया। जैसा अभी कट ऑफ बता रहे थे सर, लगभग तो इक्वल ही है। 1 नंबर का अंतर आया ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, और उसे 1 नंबर को भी कुछ बोल नहीं सकते कि पोस्ट को देखते हुए तो 1 नंबर का कोई अंतर ही नहीं है। अच्छा तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही है कि अपन टेस्ट दें और पेपर में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये अपन को देखना है। मतलब आप बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ अपन 100 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है तो हम 95 करें, 90 करें तभी अपना सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे कि इसमें पेपर होता है 300 नंबर का, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 100% आते हैं। अब 232 कट ऑफ जा रही है, यानी कि 80 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो रहा है, 80 क्वेश्चन के लगभग। बिल्कुल 80 क्वेश्चन का 240 होता है, लेकिन 240 से भी कम कट ऑफ जा रही है, 240 से भी कम कट ऑफ है, यानी कि 80% से कम क्वेश्चन से भी जो कम कर रहा है हाँ, उसका और भी सिलेक्शन रेगुलर हो रहा लगभग यही कट ऑफ रही है, है। यही कट ऑफ रही है हमेशा। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि आप 95 ही करके आओगे तभी सिलेक्शन होगा, आपको पेपर में देखना है कि कितने क्वेश्चन अपन को सही आ रहे हैं और कितने अपन को छोड़ने हैं। उसकी लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसकी लंबी प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा कि मैंने पिछले टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन छोड़े और कितने किए, और मैंने जितने छोड़े उनमें से कितने क्वेश्चन मेरे को नहीं छोड़ने थे और कितने मेरे को करने थे। आपको ये अंदाजा लगाना है प्रत्येक टेस्ट, यदि टेस्ट प्रॉपर देते रहोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, बहुत लास्ट बढ़िया। में जाके आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि मेरे को कितने % छोड़ने हैं और कितने करने हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है। अभी जैसे हमारा पेपर था, हिंदी काफ़ी अच्छी लेवल की आई थी, तो हमने फिर भी वहाँ देखा ढंग से और टेस्ट दिए थे प्रॉपर, तो हमें पता था कि मैं कितने करने हैं। तो हाँ 15 में से 15 क्वेश्चन का ये 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो 15 में से हमें पता था कि ये 2 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, तो हाँ फिर मैंने 13 ही किए। लेकिन यूँ है कि 13 ही किए तो 13 के 13 सही थे। सही थे। तो अपन को इतना मतलब टेक्निक आनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और कितने अपने सही हो सकते हैं, बहुत बढ़िया ताकि पेपर लाते अपन को पेपर नहीं मिलाना पड़े, अपन कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। हो रहा है। और आपका यूं मानना है कि 16 घंटे अगर बच्चा दे तो उसको पहले ही लगने लग जाता है कि किसी का होगा नहीं हो, मेरा होगा? 16 घंटे देने के बाद उसको लगेगा सर, क्योंकि 16 घंटे इस जितना इसका कम कंटेंट है, जितना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग 16 घंटे बहुत ज्यादा बहुत बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, मतलब काफी हैं। मतलब कमजोर से कमजोर बच्चे को लगेगा मैं कमजोर से निकलूंगा। कमजोर बच्चा भी मतलब उसको फीलिंग होने लग जाएगी, अनुभव हाँ होगा, मुझको एहसास होगा हाँ कि हाँ, मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं एक मतलब अच्छा, बहुत अच्छा करूंगा इसमें। बहुत बढ़िया। 12 से 16 घंटे के बीच में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो वास्तव में नौकरी लगना चाहते हैं वो करे बेटा। मुझे दुख होता है, बहुत सारे बच्चे मैं पूछता हूँ अभी आते रहे दिन भर, ये सुपरवाइजर के तो एडमिशन चल रहे हैं, 7 बैच हो गए, 21 तारीख को बैच चलेगा, 8वां बैच चलेगा। और मैं बच्चों से पूछता हूँ आके कि बेटा पिछली भर्ती दी थी? हाँ दी थी सर, 21 भी दी थी, 23 भी दी थी। 21 में कितने नंबर आए सर? 112 आए थे। और 23 में, 23 वाला थोड़ी देर तो याद ही नहीं है, फिर कहता है 160 आए थे। अब मुझे दुख होता है कि बेटा
तेने जब पूरी तैयारी की थी, तेने पूरी जान लगा दी थी, फिर तेरे 300 में से 160 112 नंबर आ रहे, क्या किया था? क्या मन से तैयारी की थी? पाप लगेगा इसका तो। सही है सर। अगर घर वालों ने तैयारी कराई है और एक बार आपके 112 नंबर आ रहे, फिर 160 नंबर आ रहे, पाप लगेगा सीधा उसका। घर वालों के पैसे बर्बाद करने हुए ये तो। सर सही बोल रहे हैं। यदि अपन किसी चीज़ का मानस बनाते हैं कि मेरे को ये तैयारी करनी है, और अपन यदि ईमानदारी से तैयारी नहीं करते हैं, तो एक प्रकार से घर वालों को धोखा देना है, और सबसे बड़ा धोखा तो खुद के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि तैयारी करनी है तो फिर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ बस मैं करूंगा, पूरी जान लगाओ, नहीं कुछ भी मत छोड़ो। बस हाँ करनी है, मतलब यूं बैठ गए कि मैं इस भर्ती में बैठना है तो बस सिलेक्शन लेना है। भाई 2 नंबर 5 नंबर कम पड़ गए, मान लिया सबका नंबर नहीं आएगा, 1 नंबर कम पड़ गया, 5 नंबर कम पड़ गए, 7 नंबर कम पड़ गए, अरे जितने कट ऑफ जा रहे हैं उससे आधे नंबर आ रहे हैं आपके, फिर आप तैयारी करने आगे, कैसे मन करें आपका एडमिशन लेने का? मेरी इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी। कोई भी एग्जाम बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, अगर वो जी जान लगाए तो तैयारी करें प्लीज, अदरवाइज कोई कंपनी ज्वाइन कर लो, कुछ भी काम कर लो बेटा, ऐसे नहीं होता है। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, हर आदमी मेहनत करता है, कौन नहीं करता मेहनत? तो पूरी जान झोंको, और फिर भी अगर कोई 19-20 हो जाता है वो ईश्वर पे छोड़ दो, लेकिन खुद के प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अच्छा, कई बच्चों के ये दिमाग में है, अभी भी है कि अगर हम सुपरवाइजर बन गए तो पूरी उम्र सुपरवाइजर ही रहेंगे, हमारा प्रमोशन नहीं होगा या नहीं होता है। अभी सुपरवाइजर बच्चा जो है वो आगे प्रमोट होके कहाँ तक जा रहा है, क्या संभावनाएं बन रही है, अभी क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में इसको लेके? सुपरवाइजर में सर अभी इसमें नेक्स्ट पोस्ट सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बनाई है। बिल्कुल। वो काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। उसमें पे ग्रेड पे भी अच्छा है, अच्छा। 3600 ग्रेड पे की जॉब है, एक थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर उसको सैलरी मिलेगी बढ़िया। कितने टाइम बाद में सीनियर जो है? लगभग वो यदि 7 साल मान लो, लगभग अच्छा। 7 साल में वो सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन जाएगा, और तो बहुत उसको बढ़िया। बहुत अच्छी से तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा डब्ल्यू में प्रमोशन के चांस बढ़ रहे हैं, अच्छा, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सामने मतलब आप ये करोगे कि जिसको वास्तव में नौकरी की जरूरत है उसको अपनी जी जान झोंक देनी चाहिए। जी जान लगानी चाहिए। सभी बच्चों से मेरी पुनः ये रिक्वेस्ट है कि बेटा या तो कोई काम करें, और जब काम हाथ में नौकरी वाला ले रहे हो कि नौकरी लग जाऊं, तो मेरा तो ये कहना है कि 14-16 घंटे आप लोग निकालें, एक बार फर्स्ट और लास्ट मान के सब कुछ झोंक दें अपना, और रोज का हिसाब रोज होना चाहिए। मतलब रोज आपको अपनी आत्मा को समझाना है कि भाई मैं मेरा ईमानदारी से काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। रोज चेक करो, बैरियर लगाओ। ये मन है ना, मन मन आदमी को डिस्टर्ब कर देता है। मन इससे खराब कुछ नहीं है। मैं आजकल क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ कि सुबह 5 बजे हम बच्चों को हॉस्टल में जगाते हैं, तो 5 बजे जब बच्चों को उठाते हैं तो उस टाइम ट्राई मार के देख लेना। 5 बजे अगर आपके हल्का फुल्का बुखार है और बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि मोदी जी 77 की एज में जॉब करते हैं और 18 घंटे काम करते हैं, और मैं 22 साल का हूं और मेरे को बुखार चढ़ रखी है, चद्दर फेंक के खड़े हो जाओ, बाथरूम में जाके आप ब्रश करो, उतने में आपकी बुखार कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और मन को देखना कितना, मतलब मैं तो इसको हरामी बोलता हूँ कई जगह, ये इतना खराब है कि आपके 5 बजे आपको जगाने आए और उस टाइम आपने दिमाग में सेट कर लिया कि ऐसा लग रहा हल्का हल्का बुखार है, 5:15 तो चढ़ जाएगा, बुखार आ जाएगा आपके। इसका मतलब है इस मन को सेट करना पड़ेगा। या आपको रील दिखाता है, या आपको चैट करवाता है, या आपको डाइवर्ट करता है, या आपसे पार्टी करवाता है, या आपसे माहौल बनवाता है, ये मौसम का फायदा उठाता है, ये शादी में आपको बुलाता है, इधर उधर दौड़ाता है, तो इसको काबू में करो। जो बच्चा मन को काबू में कर लेगा वो बच्चा काम करेगा। मन के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से काम करो कि आज का टाइम आपके लिए क्या कहता है। अगर फ्यूचर आपको बढ़िया बनाना है तो प्रेजेंट टाइम की जरूरत के अकॉर्डिंग करो, और मन के हिसाब से करोगे ना तो ये बर्तन धुलवा देगा आपसे। मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। इसलिए टाइम का सही यूज करें। बेटा आप कुछ और कोई विशेष पॉइंट कहना चाहते हो बच्चों को जो आपके ध्यान में आ रहा हो, मैं नहीं पूछ पाया? बाकी सर आपने सर अभी लास्ट में बताया है मन वाली बात, जी तो सबसे बड़ा तो जिस स्टूडेंट को तैयारी करनी है या फिर जो भी अपना मानस बना रहा है कि मेरे को किसी भी भर्ती की, चाहे वो कृषि प्रेक्षक हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करें, किसी भी भर्ती की तैयारी करें, तो उसका मन कंट्रोल होना चाहिए, मन उसका काबू में होना चाहिए। यदि उसका मन ही काबू में नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। सही पूरा बात है। मानस उसका मन मन कहे, मन उसके कंट्रोल में होना चाहिए। मन कहे कि मैं अभी थड़ी पे चला जाऊं, चाय पी लूं, थोड़ी देर बैठ जाऊं वहाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन तो यही कहे कि हाँ बस यार कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं पढ़ लूं मैं थोड़ा बहुत, वो पढ़ लूंगा। हाँ मन कहे कि हाँ यार वो टॉपिक स्ट्रांग हो गया है, ये वीक रह रहा है, तो इसको मैं पढ़ लूं, ऐसा बहुत होना बढ़िया, चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी से बेटा आप दोनों बच्चों ने मिलकर जानकारी दी, और आप लोग इतने संख्या में जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इतना ही बताना चाहूंगा
कि 21 तारीख को ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चालू हो रहे हैं। कोटा के अंदर हमारा जो सेंटर है वहाँ ऑफलाइन सुपरवाइजर और लॉन्ग ईयर के बैच हम चालू कर रहे हैं। उसके लिए डिटेल में वीडियो, वहाँ क्या फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ का एड्रेस, कब बैच शुरू होगा, जल्दी बैच शुरू होंगे, उनकी पूरी जानकारी मैं आपको अलग एक वीडियो में कल शाम तक या परसों दे दूंगा। कोई भी बच्चे घबराए नहीं, हम लोग जैसा उदयपुर में पढ़ा रहे हैं वैसा कोटा में प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे। लंबे टाइम से बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहिए वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लास्ट के 3 महीने या टेस्ट देने या फिर ऑफलाइन जो है अपनी चीजों को मैनेज करने आ सकते हैं। और बाकी जो बच्चे जहाँ कहीं पर भी है होचपोक होने की जरूरत नहीं है, विशेष कुछ नहीं हुआ है। पहले से हमें पता था कि भाई, आप लोगों को पता था कि भाई वैकेंसी आने वाली है और एक डेट फिक्स हो गई थी 8 मार्च को। तो आज आपको बहुत ज्यादा इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मन लगा कि आप तैयारी करें। और जिस बच्चे की एज 1 जनवरी 2026 को नहीं हो रही है वो बच्चा बार बार किसी से सजेशन नहीं ले। मैं और कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि 1 जनवरी 2026 को चेंज करके हम 1 अप्रैल 2026 कर दें या फिर 1 दिसंबर 2026 कर दें। जो डेट आ गई है वो ही रहनी है। तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग अपने आगे के सपने देखें। और कोई बच्चा अगर 12th का किया है उस करंट किसी ने, तो वो बच्चा लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन करें ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ सके। आप बेटा यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।